नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में चर्चा लोकतंत्र में जनता को मिले असहमति के अधिकार पर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश को याद दिलाया कि लोगों को शिकायत करने, मांग करने और विद्रोह करने का अधिकार है। ये लोकतंत्र का गुण है। कुछ दिन पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी कहा था कि समाज में आलोचना और सवाल पूछने वालों के प्रति असहिष्णुता है। कई बार असहमति जताने वालों को बहिष्कृत किया जाता है या फिर उनकी हत्या तक कर दी जाती है। ऐसी चिंताएं साहित्य, कला, फिल्म जगत की हस्तियां, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों की तरफ से भी जताई जा चुकी हैं। तो क्या वाकई हमारे देश में असहमति के अधिकार पर बंदिशें लग रही हैं या हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की शर्तों की सीमाएं लांघ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आलोचना को राष्ट्र विरोध का पर्याय मान लिया गया है? एक अहम सवाल यह भी है कि क्या असहमति के अधिकार को अभिव्यक्ति और विचार के मौलिक अधिकार से अलग देखा जा सकता है? अगर नहीं, तो इस मूल अधिकार की रक्षा में देश की संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी क्या है? आज बहस इन्हीं मुद्दों पर। हमारे साथ आज बहस में शामिल जो लोग हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर। आप अमन बिरादरी नाम से एक एनजीओ चलाते हैं और आप नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं हरतोष बल, आप कैरवा मैगजीन में राजनीतिक संपादक हैं। हमारे साथ हैं अशोक टंडन, आप पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश चंद्रा, आप पूर्व न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहे हैं। आपसे संवैधानिक स्थितियों के बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ एक और खास मेहमान कॉमन कॉज में डायरेक्टर विपुल मुदगल हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हैं पिंकी आनंद, आप एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर छात्र छात्राओं से भी आपका परिचय कराना चाहूँगी जो आज इस मौजूदा दौर में वाकई असहमति, विरोध के सुर को किस तरह से दबाया जा रहा है या नहीं दबाया जा रहा है, इस पर अपने सवाल जवाब आप मेहमानों से करेंगे। आप सबसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखते हैं असल में देश में क्या वाकई इस तरह का माहौल है और हमारी संवैधानिक स्थितियां क्या हैं। There will be amongst us occasional doubters and baiters. Let us continue to complain, to demand, to rebel. This too is a virtue of democracy. मौका गणतंत्र दिवस का था और राष्ट्रपति ने भारतीय जनगण को ये संदेश दिया। ये पैगाम देश में असहमति के प्रति बढ़ती असहिष्णुता के आरोपों के बीच आया। Talk about freedom of expression, which is the biggest joke in the world, I believe. Democracy is the second biggest joke, I think. Fortunately, I have to say, the film industry is one place where we have no line, we have no barrier, we have no caste, no creed, no color, no difference, no intolerance. यह सहिष्णु देश है और सनातन देश है। इस देश की विशेषता ही सहिष्णुता है। असहिष्णुता की बात कहकर इस देश को बदनाम करने की साजिश विदेशी ताकतों के इशारे पर हमारे कुछ देश के तथाकथित बुद्धिजीवी और राजनीतिक दल कर रहे हैं। तो क्या सचमुच असहमति जताना खतरनाक होता जा रहा है या जानबूझकर ऐसा भय खड़ा किया गया है? बहरहाल इस बहस ने कई अहम सवाल उठाए हैं। क्या असहमति के प्रति असहिष्णुता बढ़ रही है? अगर हाँ, तो इसके लिए दोषी कौन है? क्या असहमति का मतलब विरोध है? और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ तक है? भारतीय संविधान ने देश के हर नागरिक को अपनी बात कहने का हक दिया है, लेकिन इस मौलिक हक की सीमाएं भी तय की हैं। मोटे तौर पर ऐसी अभिव्यक्ति पर रोक लगाई जा सकती है जिसका भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, दूसरे देशों से दोस्ताना रिश्ते, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता पर खराब असर होता हो, या जिससे अदालत की अवमानना होती हो, या फिर जिसके जरिए किसी की मानहानि या किसी अपराध को भड़काया जाता हो। लेकिन ये सारे वो पहलू हैं जो अदालत के दायरे में आते हैं, जबकि शिकायत ये है कि असहमति को असंवैधानिक तरीकों से दबाने की कोशिश हो रही है। इस क्रम में कई अहम सवाल उठे हैं। मसलन, असहमति से कौन डरता है? यानी वो कौन सी ताकतें हैं जो अपने से अलग विचारों को अभिव्यक्त नहीं होने देना चाहती?
क्या असहमति या अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ी मौजूदा बहस का संबंध 2014 के आम चुनाव में उभरे जनादेश से है या फिर इसका संदर्भ कहीं व्यापक है? क्या इसकी जड़ें हमारे सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे में छिपी हैं? चुनौती इन सवालों की जड़ तक पहुंचने की है। समाज में एक तबका मान रहा है कि असहमति जताना खतरनाक होता गया है, तो कहीं न कहीं समस्या तो है। इसकी जड़ें आखिर कहाँ हैं? क्या कोई रास्ता है जिससे इस भय का निराकरण हो सके? मैं अपनी चर्चा की शुरुआत अगर अशोक जी आपके साथ ही करूं, तो क्या जिस तरह से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तमाम फिल्मी हस्तियां और दूसरे हलकों से बार बार चिंताएं जताई जा रही हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई देश में असहमति के अधिकार को व्यवहारिक तौर पर मान्यता नहीं है? देखिए, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में ये बात कही थी कि वो अपने भाषण में क्या क्या हो रहा है देश में, अच्छी बातें, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि देयर विल बी अमंगस्ट अस ओकेशनल डाउटर्स एंड बेटर्स। अब मुझे लगता है ये टर्म का अगर हिंदी अनुवाद करें तो ओकेशनल डाउटर्स यानी जिनको कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये हमेशा असहमति बनी रहती है या जो डाउट करते हैं किसी भी चीज़ पर। अब मैं उसका हिंदी में एग्जैक्ट, और बेटर वर्ड तो मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा काफ़ी कठोर शब्द है। उसने फिर उन्होंने कहा कि उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि लेट अस कंटिन्यू टू कंप्लेन, टू डिमांड, टू रिबेल। अब यहाँ बहस जो उसके बाद मीडिया में हुई उसमें रेबेल वर्ड पर बहुत चर्चा हुई कि राष्ट्रपति अपने स्पीच में लोगों को कह रहे हैं कि लेट अस कंटिन्यू टू कंप्लेन, डिमांड, टू रिबेल। तो मेरा मानना है कि हम राष्ट्रपति जी के साथ अन्याय करेंगे अगर हम रेबेल शब्द का अर्थ ये निकालें कि वो संविधान के बाहर है या कानून के बाहर किसी तरह का रेबेल करने की बात कर रहे हैं। जहां तक मेरी समझ में आई है, जहां तक हमारी समझ है लोकतंत्र तो की, विद इन द रूल ऑफ लॉ, इंसान और लोकतंत्र का जो इतिहास है वो दरअसल संदेह और डाउट से ही बढ़कर आगे चला है। ठीक है, और बिना संदेह, बिना डाउट्स के या बिना असहमति के लोकतंत्र का मतलब क्या है? मैं उस पर नहीं जा रहा। मेरा कहना है कि उन लोगों को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा है कि लेट अस कंटिन्यू टू कंप्लेन, डिमांड एंड रेबेल। तो इसमें रेबेल शब्द को जो है वो हम रूल ऑफ लॉ के बाहर नहीं देख सकते और ना ही हम संविधान के बाहर देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो विद्रोह की बात अगर हिंदी इसका आप किया रेबेल पे ज्यादा मत फोकस करिए, कम से कम डिमांड और असहमति को तो स्वीकार कर लीजिए। देखिए, डिमांड और असहमति की बात तो जैसे हमारे संविधान में 1918 कहता है कि हर नागरिक को वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो वो बोलने की या अपनी बात कहने की स्वतंत्रता को हमारा संविधान गारंटी करता है, इंश्योर करता है। उसके अंदर हर प्रकार की अभिव्यक्ति है, उसमें डिसेंट भी है, डिसएग्रीमेंट भी है, प्रोटेस्ट भी है, सब कुछ है। तो लोग आखिर इतने सवाल क्यों उठा रहे हैं? यहाँ तक कि प्रधानमंत्री सवाल इसलिए उठता है, राष्ट्रपति के बयानों से सवाल सहमत इसलिए नजर आते उठता हैं है कि संविधान में 1902 जो है वो इस बात को भी इंश्योर करता है कि आप अपनी वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक दायरे में रखेंगे और 6 बातें उसमें कही गई हैं, इनका वायलेशन नहीं होगा। 1902 पे बहस करेंगे सर, 1902 पे बहस करेंगे, पर पहले 1901 पे बहस कर लेते हैं। पिंकी आनंद जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पिंकी आनंद जी, चौतरफा ये बातें सुनने को मिल रही है कि इस समय असहमति की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ने भी इस पर चिंता जताई। क्या आप भी मानती हैं कि वाकई असहमति की आवाज़ को कहीं ना कहीं व्यवहार में दबाया जा रहा है, और अगर ये हो रहा है तो दोषी कौन है इसके लिए? देखिए अमृता जी, जहाँ तक मेरा समझना है, ऐसा देश और ऐसा प्रजातंत्र जहाँ हर अभिव्यक्ति अपनी प्रकार से होती है जो कानून के दायरे में कर सकते हैं, उसके बल्कि कॉन्ट्ररी भी कई बार होती है, जो वायलेशन होती है और उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है। लेकिन ऐसे प्रजातंत्र में अगर आप कहें कि किसी प्रकार से अभिव्यक्ति करने की हमें छूट नहीं है या किसी प्रकार से रोका जा रहा है, असहमति एक प्रजातंत्र में हमेशा रहेगी। डेमोक्रेसी का मतलब है कि हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर व्यक्ति विशेष को ये हक है कि वो अपनी अभिव्यक्ति करे। अब हर एक की क्योंकि अभिव्यक्ति अलग अलग होगी, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा। लेकिन अभिव्यक्ति है,
लोग कर रहे हैं आज तक कि आप कोर्ट कचहरी में भी देखिए, कोर्ट में जजमेंट भी आती है, उसके ऊपर भी अभिव्यक्ति होती है, उसके ऊपर भी ओपिनियन है। आप कह रही हैं कि चाहे वो असहमति उसके होगी और support में है, असहमति चाहे पर उसके कॉन्फ्लिक्ट विपक्ष भी में हो सकता है। मैं हर्षमंदर जी आपके पास आना चाहती हूँ। अगर हम रोहित वेमुला के केस को देखें, वहां पर भी एक असहमति उसके साथ आंदोलन करने वाले लड़कों ने जताया और उसको एंटी नेशनल करार दिया गया। एनजीओज, आप एनजीओ चलाते हैं, एनजीओज की बात करें, एनजीओज के तमाम विरोधों को या फिर असहमतियों को एंटी नेशनल करार दिया गया। क्या असहमति का जो ये अब तक का अधिकार था, उसमें कहीं आपको लगता है कि कुछ ह्रास हुआ है या कुछ कमी आई है? देखिए, कोई भी सरकार बहुत सालों से, नेहरू जी के बाद के वक्त में मैं समझता हूँ कि कई सरकारें आई हैं जो विरोध का वो स्वीकार करने में उनके लिए उतनी उदारता नहीं है। लेकिन माहौल पिछले 1.5-2 सालों में मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा संकीर्ण हो रहा है। जो आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक मॉडल जो है, आर्थिक मॉडल से असहमति को भी एंटी नेशनल करार किया गया है। इनफैक्ट जो सीबीआई का जो रिपोर्ट लीक था, उसमें कहा गया था कि नेशनल सॉवरेनिटी के साथ साथ इकोनॉमिक सॉवरेनिटी भी होती है। आईबी की रिपोर्ट, सॉरी। तो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के खिलाफ बोलना भी देश के खिलाफ है जी। और उन्होंने कहा कि 1992 है जिसकी बात हो और उन्होंने कहा कि मतलब मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि पर्यावरण पे वार हो रहा है, माइनिंग कम होना चाहिए, या आपका कहना है कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, या फिर समानता के खिलाफ दौर चल रहा है। मुझे लगता है कि इसको भी एंटी नेशनल कहा जा रहा है। मैं मुझे खुद कई बार कहा गया है औपचारिक तौर पे कि मैं माओवादी हूँ, क्योंकि मैं गरीब के पक्ष में बात करता हूँ। तो एक तरह से, और मैं माओवाद के इतना मतलब हिंसा के खिलाफ हूँ, लेकिन गरीब के पक्ष में बात करना मतलब आप माओवादी हैं। अगर आप डेथ पेनल्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो हुआ है कि जो लोग, मैं मानता हूँ कि याकूब मेनन का या अफजल गुरु के हैंगिंग से मैं असहमत हूँ, क्योंकि मैं डेथ पेनल्टी के खिलाफ हूँ, लेकिन उसको भी राष्ट्र विरोधी ही कहा गया। लेकिन और सांप्रदायिक मुद्दों पे दो चीजें हैं। एक चीज़ और मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि बहुत अजीब हो गया है कि जैसे आप मान लीजिए कह रहे हैं कि सांप्रदायिक माहौल बढ़ रहा है या माइनॉरिटीज़ के पक्ष में एक डर का वातावरण बन रहा है, तो ऐसे कोई बात कोई कहे तो लगता है कि जैसे कई संगठन हैं, उन्होंने किसी ने कहा कि एक ट्रैवल एजेंसी पाकिस्तान के लिए खोल दिया है कि और आप पाकिस्तान चले जाइए, आप पाकिस्तान चले जाइए। मतलब ये है कि आप, हर्ष जी, आप दो बातें कह रहे हैं। एक तो ये कि अगर आप असहमति जताते हैं तो कई बार उस असहमति को कह दिया जाता है कि वो राष्ट्र विरोधी है, और दूसरी बात ये है, अगर राष्ट्र विरोधी है तो हमारे संवैधानिक ढांचे में राष्ट्र विरोधी एक्ट के लिए कानून है, उसके तहत काम किया जाना चाहिए, लेकिन वहां पर वो होता हुआ नहीं दिखता। दूसरा, मैं विपुल मुदगल से सवाल, एक बात मुझे कहनी है। हाँ। कि जो मंदिर जी ने बात कही कि इनकी बात से जो असहमत हैं वो अगर अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो ये उनका भी अधिकार है, लेकिन अगर सरकार करती है उसी बात से मैं आ रही थी टंडन साहब। लेकिन अगर मान लो आपके राइटर पर मुझे आपत्ति है तो मैंने अभी अभिव्यक्ति की है तो वो मेरा अधिकार ये हो रही है। कई बार असहमति की आवाज को दबाने के लिए हिंसक तरीके से असहमति जताई जाती है, दूसरे की भी अभिव्यक्ति है। क्या वो जायज है? अगर कोई आपसे असहमत है तो उसको भी अभिव्यक्ति का मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आप दोनों लोग जो है वो काफी वरिष्ठ और काफी पढ़े लिखे लोग हैं, देखिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जबकि डेमोक्रेसी की जो पूरी परिभाषा थी, प्रजातंत्र कहते किसे हैं, तो उसके एक अच्छे स्तंभ थे वोल्टेयर। उन्होंने कहा था कि देखो भैया, जो तुम कह रहे हो तुम्हारी बात से मैं पूर्णतः असहमत हूं, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो तुम्हें कहने का पूरा अधिकार है, और तुम्हारे इस अधिकार की रक्षा करने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं। तो यानी कि क्या हुआ कि पूरा जो अधिकार है, डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर उदारतावाद। देखिए, एक बड़ी गलत हमारे यहाँ हवा चल गई है कि जो मेजॉरिटी में है वो प्रजातंत्र हो गया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, देखिए हरियाणा में ऐसा हो चुका है, उत्तर प्रदेश में हो चुका है कि एक पंचायत ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि दो प्यार करने वाले लड़के लड़कियों को, एक दलित और एक उच्च जाति का था, उनको पेड़ के ऊपर फांसी पे लटका दो। प्रजातांत्रिक तरीके से सारे के सारे लोगों ने पूर्ण बहुमत से ये किया। क्या ये सही फैसला था? क्या इसे प्रजातांत्रिक फैसला कह सकते हैं?
नहीं कह सकते ना। उसका कारण यह है कि प्रजातंत्र सिर्फ मेजॉरिटी से नहीं चलता, प्रजातंत्र वैल्यू से चलता है, मूल्य होते हैं, जीवन मूल्य, और उन जीवन मूल्यों की पुस्तक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो उसमें अगर हम उस दृष्टि से हम देखेंगे तो एक सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये बात सच्ची है कि लोग चुनौतियां देते हैं। पहले किसी ने चुनौती दी, वैज्ञानिक ने, उसने कहा कि सूरज धरती के चारों तरफ नहीं घूमता बल्कि धरती चारों तरफ घूमती है। चुनौतियां होती हैं। एक वैज्ञानिक, ऐसे बहुत सारे नोबेल पुरस्कार विजेताओं की जो थ्योरी है वो बाद में गलत साबित हुई और असहमत हुए तो लोग। उसमें लेकिन उसके चुनौती बावजूद देने का अधिकार, जो आपका विचार है, मैं सहमत नहीं हूं आपके विचार के साथ, मैं नहीं मानता कि, मैं मानता हूं हिंदू श्रेष्ठ है, लेकिन मैं नहीं मानता कि बाकी सब निकृष्ट है। मैं ये नहीं मानता कि अन्य जो है, मेरे जैसा जो नहीं दिखता, वो सब खराब है। तो ये मुझे कहने का अधिकार होना चाहिए, और इस प्रजातंत्र में मेरे ख्याल जब तक मैं हूं तब तक तो हम ये होने नहीं देंगे कि मेरा ये अधिकार कोई सरकार हो, कोई प्रशासन हो हमसे छीन नहीं मैं सकता। हरतोष बल के पास जाऊं उससे पहले पिंकी जी कुछ कहना चाहती हैं। जी जी, मैं एक बात कहना चाहती थी। जो बात हो रही थी ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की, जहाँ तक ये हरियाणा या जो पंचायत से जिस प्रकार के फैसले दिए हैं, उन फैसलों के खिलाफ ना तो वो फैसला मेजॉरिटी का था, अगर था मेजॉरिटी का तो एक ग्रुप का था, वो सरकार का नहीं किसी भी प्रकार से था। एक दूसरा, उसके विरोध में सब लोग खड़े हुए हैं और उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। कानून भी इस प्रकार से इंटरप्रेट किया गया है कि जो वो करते हैं, अगर किसी को सजा देते हैं, फांसी की सजा देते हैं, तो वो गलत है। लेकिन इसमें जो बावजूद सारी इसके वो संवेदना प्रथा आगे क्यों आई चली आ रही है? वही प्रजातंत्र का सवाल ये है कि आज 67 साल बाद, आज 67 साल बाद वो प्रथा क्यों चली आ रही है? रहे हैं 68 साल बाद प्रथा। देखिए, प्रथा कई है जो गलत मतलब जो सती भी प्रथा थी, क्या कहना चलती चाहिए, गई। कैलकुलेशन राजा वाला राममोहन रॉय ने प्रजातंत्र, जब काम किया तो उसके बाद सती का भी उसका खत्मा हुआ। ऐसा नहीं हो कि तुरंत खत्म हो जाती है, लेकिन हमें कमी देखने को मिलता है जब राजनीतिक वर्ग उसका खुलकर विरोध करने सामने आता है। अगर खाप पंचायतों का विरोध होता और उन्हें कानून सम्मत सजाएं मिलती तो शायद इस तरह की कुप्रथाएं इतनी ज़्यादा प्रचारित नहीं होती। लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्या आपको भी लगता है, क्योंकि हम सब मीडिया में हैं और मीडिया ही उन सारे सवालों को ज़्यादातर लोगों के सामने भी ले जा रहा है, कई बार मीडिया को भी इसके लिए दोषी करार दिया जाता है, लेकिन फिर भी क्या असहमति के प्रति असहिष्णुता बढ़ी है, ये आपको भी महसूस हो रहा है? देखिए, इसके सामने आपको मैं 2-4 सबूत दूंगा, क्योंकि ये कहना कि राइट टू डिसेंट अलाउड है, किसी ने इस पे रोक नहीं लगाई है, थियोरेटिकली ये कहना बहुत आसान है और ये बात सही भी है। मैं कुछ बोलना चाहूँ, लिखना चाहूँ, लिख सकता हूँ, पर राइट ऑफ डिसेंट के लिए आपको एक कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है। एक तो राइट टू डिसेंट मीडिया का सबसे ज़रूरी रोल है, बाकी तो पीआर एजेंसीज हैं ही हैं, गवर्नमेंट चैनल्स हैं, गवर्नमेंट की अपने तरीके हैं। जो कुछ सरकार की तारीफ करनी है बहुत करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर सरकार को एग्जामिन करना, स्क्रूटनाइज करना, पावर के एक्सरसाइज को क्वेश्चन करना, मीडिया का ये सबसे अहम रोल है। अब इस रोल को अदा करने के लिए आपको 2-4 चीज़ें चाहिए। एक तो आप देखिए कि ये क्रिटिसिज्म सरकार की कहाँ से आएगी? इंफॉर्मेशन के थ्रू आएगी। ये इंफॉर्मेशन आती है ग्रास रूट से, किसी विसल ब्लोअर से, किसी एनजीओ जो काम कर रहा है। अब ये सरकार मानती है कि देखिए फॉरेन फंडिंग इस देश में आनी चाहिए, बहुत आनी चाहिए, तरक्की होगी हमारी, पर फॉरेन फंडिंग उन लोगों के पास नहीं आनी चाहिए जो सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये राइट टू डिसेंट का डायरेक्ट उल्लंघन है, इसको कोई कुछ नहीं कहेगा। हम लीगल तौर पे कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा, यहाँ से आईबी की एक रिपोर्ट मिल जाएगी जो पिछले सरकार ने तैयार की थी, तो ऐसा नहीं है कि ये सरकार की इसकी कोई खासियत है। दूसरी बात हो जाए, राइट टू इंफॉर्मेशन को कैसे धीरे धीरे दबोचा जा रहा है इस सरकार के अंडर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स नहीं अपॉइंट हो रहे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं अपॉइंट हो रहे हैं, आरटीआई के जवाब नहीं मिल रहे, इंफॉर्मेशन नहीं निकलेगी तो रिपोर्ट आज कहां से होगी? मीडिया के अंदर प्रेशर्स हैं, ओनरशिप्स के ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट किए हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन मीडिया चलाते हैं आज अपने, उनके सरकार से डायरेक्ट ताल्लुकात है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, फोन कॉल इधर से उधर जाते हैं। एक रिपोर्टर बैठा है, वो अपना हक, उसने जो देखा है, सुना है, पढ़ा है, जो रिपोर्ट कर सकता है वो आप छाप नहीं सकते। इस तरह से राइट ऑफ डिसेंट स्टाइफल हो रहा है। ऐसे नहीं है कि कोई आके मेरे सिर पे बंदूक रख रहा है। कह रहे हैं कि मीडिया में भी राइट ऑफ डिसेंट को कुचलने की कोशिश हो रही है। आप अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के तरीके नहीं अलाउ करेंगे, आप ऊपर से प्रेशर डलवाएंगे, इनडायरेक्ट प्रेशर डलवाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देख लूं, लीगल तरीके भी होते हैं, अभी तक कॉर्पोरेट्स इस्तेमाल करती थी। इस देश का इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रामनाथ गोयनका अवार्ड पे बड़ी बड़ी चीजें बोलेगा कि राइट टू फ्रीडम है, ये है, क्रिमिनल डेफेमेशन का केस लेके आ रहे हैं। भाई आप पब्लिक स्फीयर में आके लड़िए जो लड़ना है। क्रिमिनल डेफेमेशन
हमेशा एक हैरेसमेंट का तरीका है इस देश में, और ये बार बार होता है। ऐसे केसेस तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट जर्नलिस्ट के अगेंस्ट लेके आते हैं। एक और उदाहरण देखने को मिला, चंद्रा साहब मैं आपके पास आऊंगी। अगर हम रोहित वेमुला के केस को लें एक एग्जाम्पल के तौर पर, रोहित वेमुला के केस में उस लड़के के ऊपर आरोप क्या था, वो उसने याकूब मेमन की फांसी के विरोध में प्रदर्शन किया, या उसने मुजफ्फरनगर पे फिल्म दिखाई और देखने की मांग की, या इस तरह की जो भी उसने, या दलित इश्यूज को लेकर उसने विरोध किया, अपने यहाँ लड़ाई लड़ता रहा। अगर ये सारे मुद्दे असहमति के तहत हैं तो क्या इस असहमति को एंटी नेशनल करार दिया जा सकता है, और क्या इसमें सरकार और सरकार के मंत्री उसके खिलाफ सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, या इसमें कोई कानूनी रास्ता था? देखिए, बेसिक पोजीशन ये है कि राइट ऑफ एक्सप्रेशन इज गारंटेड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब एक्सप्रेशन का उन्होंने राइट दिया है तो काउंटर प्रोडक्टिविटी होगी नेचुरली। उसके बाद जो है काउंटर आएगा ही। काउंटर का मतलब है कि उसका क्रिटिसिज्म होगा ही, दूसरा अपोजिट पार्टी बोलेगी, और हेल्दी क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द डेमोक्रेसी, healthy criticism. And when there is malign intention is there and some element is there, then it is not good, right? So this is the position. तो कैसे ये पता चलेगा कि इसमें इंटेंशन क्या है, कैसे पता चलता है? People are not fool, they can understand what is going on. क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए इस तरह की स्थिति है तो क्या उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए, क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैडम, पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अंदर आर्टिकल 19 आता है, इसके जो है ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल है सिटीजन्स को, और ये अगेंस्ट जो है स्टेट के है। इंडिविजुअल के अगेंस्ट तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। रिट ज्यूरिडिक्शन लाइज अगेंस्ट द स्टेट, आर्टिकल 12। तो आप स्टेट को कहाँ से उसमें ले आएंगे? ये तो इंडिविजुअल का मामला है। अगर मान लीजिएगा एक पुलिस दरोगा जी थाने में पिटाई कर देते हैं किसी आदमी की, सो दिस इज द केस ऑफ द रिट पिटिशन, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। अगर दो आदमी आपस में एक दूसरे की पिटाई कर देते हैं, दिस इज द केस ऑफ द IPC, 323 का केस है उसमें, 323 का। तो इसमें स्टेट कहां से आ गया? स्टेट को नहीं आना है, स्टेट को नहीं आना। दिस इज द इंडिविजुअल थिंग्स। मिस्टर ए ने कोई एक्सप्रेशन दिया, कोई बात कही, बी ने उसको काउंटर दिया, सो दिस इज बिटवीन देम। इसमें स्टेट कहां से आ गया? दिस इज ओनली मीडिया हु इज हाईलाइटिंग इट। स्टेट को संरक्षण करने का जिम्मेदारी है। लॉ का प्रोटेक्शन अवेलेबल है हर आदमी को, जिसने स्टेटमेंट दिया उसको भी, जिसने काउंटर दिया उसको भी, सभी को प्रोटेक्शन अवेलेबल है। नहीं, उस बच्चे को क्रिमिनलाइज किया जाए या that matter was the over, you can say the hypersensitivity. इतना उसको भी नहीं लेना चाहिए था, और इतना उसको मीडिया जितना एग्जैजरेट कर रहा है। मैं कह रहा हूं इसमें एक बात से सहमत हूं पूरी तरह से। मैं आपको छोटी सी बात इसमें देखिए, ये कह रहे हैं, एक बच्चा अगर यूनिवर्सिटी में अपनी बात, मतलब हमारे नौजवान अगर यूनिवर्सिटी में अपनी बात नहीं रखें, कोई मार्क्सवाद का सपना ले रहा है, कोई अंबेडकर का सपना ले रहा है, कोई माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं, कोई ट्रांसजेंडर राइट्स की बात कर रहे हैं, उनको वो खुला वातावरण मिलना चाहिए, और उनको इस दृष्टि से देखा जाए कि उनको रस्टिकेट किया जाए क्योंकि उन्होंने मुजफ्फरनगर फिल्म दिखाने की कोशिश की या ऐसे मुद्दे उठाए। मुझे लगता है कि वो चिंता का मैं इसमें एक बात कहना चाह रहा था कि उसमें ये बात बिल्कुल सही है, जो मतलब अक्षय मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि पूरी स्वतंत्रता, अगर आप स्वतंत्रता नहीं देंगे तो ये जो स्मार्ट इंडिया है या जो स्टार्टअप इंडिया है, ये सब थोड़ी होगा। ये तभी होगा जब लोगों में आइडियाज़ की स्वतंत्रता है। लेकिन इनकी बात में जो इन्होंने कहा कि हर चीज़ को आप अपने खिलाफ क्यों ले लेते हैं सरकार, पता लगा छोटी सी कुछ बात हुई। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मतलब पता लगा कि कोई भी किसी ने डंडा मार दिया, आपने कहा नहीं हम नहीं है इसके पीछे, तो आप उसके बीच में घुस जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी गिल्टी कॉन्शियंस है, आपको ऐसा लगता है कि ये आप। लेकिन क्या मैं एक बात और जानना चाहती हूँ, क्या ये सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? अगर हमें फंडामेंटल राइट है, राइट टू डिसेंट का या फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे इन अधिकारों की, किसी भी इंडिविजुअल के अधिकारों की रक्षा करे, उसकी संरक्षा करे, चाहे भले ही उसके खिलाफ बातें कही जा रही हो? आर्टिकल 19 को कर रही हैं, दैट इज अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। बाकी जो इंडिविजुअल के अगेंस्ट है वो तो आपकी IPC काफ़ी है। डिफेमेशन का आप केस ले आइएगा, सिविल और क्रिमिनल बोथ। इफ यू आर एग्रीव्ड यू कैन फाइल अ केस, सिविल और क्रिमिनल। डिफेमेशन केस इज देयर, सो मेनी केसेस आर पेंडिंग। लेकिन विश्वविद्यालय ने किया ना सर, बट वन थिंग इज देयर, राइट ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी वैल्यूएबल राइट, नो डाउट। आई कैन से इवन एटम थ्योरीज केस इज देयर, इफ यू कन्फाइन अ पर्सन इन द जेल बट यू कैन नॉट स्टॉप हिज थिंकिंग. He has a right to express. He can write article. He can send the material for publication. Though he is confined in the jail.
आप defamation केस फाइल आप ये कीजिए। कुछ भी कह लीजिए, इंडिविजुअल की बात करें सरकार की, पर सरकार का रोल, अगर हम इस देश में हर कैंपस में जब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, वहां पे आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरवीन करे, और वो भी अपने पॉलिटिकल साथियों की हकदारी में, तो यहाँ पे तो दिक्कत है ही है। सरकार ने रोल ले लिया है ना, अब तो सरकार का रोल के बारे तो हम तब बात करें अगर सरकार बाहर रहती है। आप सिविल एंड क्रिमिनल डिफेमेशन केस करिए ना, नहीं, जो भी हम एग्रीड पार्टी है। नहीं, अगर सरकार ये इस तरह का उदाहरण, अगर सरकार तो बेचारे ने आत्महत्या कर ली। अच्छा नहीं होता। उठाने का, मैं पिंकी आनंद जी के असहमत भी पास होगा। जाना चाहूंगी। पिंकी आनंद जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं असहमति के अधिकार की रक्षा कैसे हो, क्या सरकार की जिम्मेदारी है इसमें असहमति के अधिकार की? इंडिविजुअल अगर किसी बात से असहमत है और वो अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहता है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसके असहमति के अधिकार की रक्षा करे? और करेगा तो कैसे होगा? मुझे एक्चुअली ये जो सारा विषय, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है, कानून की जिम्मेदारी है, सारी सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है। अगर किसी जगह पर नहीं होता तो उसकी रक्षा करने के लिए आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इस मामले का सवाल है, जो इस हादसा हुआ है इस बच्चे के साथ, एक तो बहुत दर्दनाक है, उसके ऊपर इतनी कार्रवाई बात हो रही है, जिस प्रकार से उसके डिसेंट के ऊपर कुछ एक्शन लिया गया है, उसके डिसेंट की बात नहीं। अगर सिर्फ एक वर्बल डिसेंट होता है एक बात होती है, अगर एक विषय में वायलेंस आ जाती है, अटैक होता है, दूसरों के ऊपर आता है, तो वो यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन का मामला भी आ जाता है। इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ शायद पहले भी सरकारों ने कुछ एक्शन के लिए कुछ कहा था और विषयों के ऊपर, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। और आज की तारीख में भी जो हादसा हुआ है, जिस प्रकार से उसे डिसेंट के व्यू पॉइंट से देखा जा रहा है, वो बिल्कुल शायद गलत चीज है। अगर आप physically मुझे assault इजाजत नहीं दें, कर सकते। पिंकी आनंद जी, मैं एक कानून सवाल जहाँ पर पूछना चाहती हूँ। अमृता, देखिए जो बात आप खुद मान के चल रहे हैं, हिंसा हुई है, एक्शन होना चाहिए, इस बात पे कोई दो राहें नहीं है। किसने क्या कहा, क्या कहना चाहिए, वो एक बात है, वो मंत्रियों का भी अपना व्यक्तिगत रूप है, क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कह सकते हैं। आप उस पर अग्री करिए, डिसएग्री करिए, वो आपकी मर्जी है और जनता की मर्जी है। लेकिन हिंसा हुई, हिंसा के ऊपर एक्शन हुआ, उस पर कुछ चर्चा नहीं होती। ये बेचारा लड़का दलित था, उसके ऊपर सारी विषय होती है। ये सारी जो डिस्कशन सिस्टम है, ये क्यों इस प्रकार से हो रहा है? आप मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, मीडिया ने इस बात को भी कैसे उठाते हैं? अगर एक साधारण, आई एम सॉरी टू से, नॉन दलित लड़के के साथ ये होता, तो क्या ये फिर भी दर्दनाक बात नहीं थी? दलित थे, इसलिए कुछ फर्क पड़ गया? और क्या दलित का इसमें कुछ इशू था जो बनाया जा रहा है? ये सब चीजें आज की तारीख में हमें सोचने की हैं। जहां हमें अभिव्यक्ति है बोलने की, उसके साथ साथ ये मतलब नहीं कि हम इररिस्पॉन्सिबली भी कुछ बात बोले, कोई एक्शन नहीं ले सकते आप। अब आप अपना व्यू पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन व्यू पॉइंट इस प्रकार से क्यों जा रहा है? लोग हिंसा पर उतर आए, बच्चे हिंसा पे उतर आए, तो कुछ ना कुछ एक्शन तो समाज को भी और कानून को भी करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को भी करना पड़ेगा। इसी प्रचार में कई चीजें छुप जाती हैं। ये कहना हिंसा हुई है, हिंसा क्यों हुई थी? आइडियोलॉजिकल बड़े क्लियर डिफरेंसेस थे दो स्टूडेंट यूनियन में, एक अंबेडकर यूनियन थी, एक एबीवीपी की यूनियन थी। एबीवीपी की यूनियन को क्या दिक्कत थी अंबेडकर यूनियन से? मुजफ्फरनगर की फिल्म के बारे, उनकी कई चीजों पे स्टैंड के बारे, डेथ पेनल्टी की ऑपोजिशन के बारे। हिंसा पॉलिटिकल कारणों से होती है। जी। आप कहते हैं हिंसा पे एक्शन लीजिए, पॉलिटिकली आप इंटरवीन करते हैं अपने समर्थकों की तरफ, सेंट्रल मिनिस्टर्स, और ये कहना कि इसके अगेंस्ट आप डेफमेशन का केस करिए फॉर एन इंडिविजुअल अगेंस्ट अ सेंट्रल मिनिस्टर, दैट इज नो रिलीफ। ऐसे अगर इस देश में ये काम चलने लगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सेंट्रल मिनिस्टर्स का पावर, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का पावर, उसके अगेंस्ट एक दलित इंडिविजुअल स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट मुद्दों पर आवाज उठा रहा है, जिसको सरकार को परेशानी है, उसके कारण ये सब हुआ है। और ये कहना कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, पॉलिटिकल था ये मुद्दा। हम सिर्फ रोहित वेमुला के मामले की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे कोर इशू ये है कि हमारे यहाँ असहमति का अधिकार है या नहीं है, और असहमति के अधिकार की लिमिटेशन क्या है? आप बार बार लिमिटेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि 1992 में बहुत सारी लिमिटेशन है, बहुत सारी शर्तें हैं। संविधान ये कहता है कि 1901 हैज टू बी रेड विद 1902। इट कैनॉट बी सीन इन आइसोलेशन। जहां पर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला है सभी नागरिकों को हर तरह की बात कहने का, उसमें डिसेंट भी शामिल है। लेकिन 6 बातें 1902 में रखी गई हैं कि आप अगर इन मुद्दों पर अभिव्यक्ति के नाम पर बचना चाहोगे तो आप बच नहीं सकते। उसमें सबसे ऊपर है दी यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। अब उससे कोई असहमत हो सकता है, लेकिन संविधान के दायरे में दूसरे देशों से दोस्ताना रिश्ते, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता,
इसके ऊपर प्रतिकूल असर पड़ता हो या जिनसे अदालत की अवमानना होती हो। लेकिन सवाल ये है कि आजकल जो स्थितियां हैं उसमें इसमें मैं एक बात कहूँगा हाँ। कि जब संविधान लागू हुआ तो उसमें 1 साल के अंदर अंदर इसको अमेंड करना पड़ा इसी 1901A को, क्योंकि एक व्यक्ति कोर्ट में गया और उन्होंने कहा साहब इन्होंने जो अपनी अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया है वो मेरे खिलाफ जा रहा है, इससे मेरा जो फ्रीडम है वो इन्फ्रिंज हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, उसमें ये जो पहले 6 क्लासेज हैं इनमें 4 थी, ये कहा गया कि आप किसी दूसरे की भावना को आहत नहीं करेंगे। अपनी अभिव्यक्ति करते समय अगर किसी दूसरे की भावना आहत होती है, चाहे वो फिर धार्मिक है, चाहे उसकी व्यक्तिगत है, चाहे उस समाज की है, तो आप किसी के बारे में वो बात नहीं कहेंगे जो दूसरे को बुरी लगती है। तो इसका अर्थ ये हुआ डिसेंट also has limitation। लेकिन समाज में जब से नई टेक्नोलॉजी आई है तब से और भी विद्रूप असर उसका देखने को मिला है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात और भी मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये जो डिसेंट की आवाज़ें हैं जितनी भी इन दिनों चर्चा में हैं, क्या ये डिसेंट की आवाज़ें इन शर्तों पर आती हैं क्या, जिसमें कि भारत की प्रभुता और अखंडता को, ये कैसे सुनिश्चित होता है कि यहाँ पर भारत की अखंडता को कोई नुकसान हो रहा है या यहाँ पर राज्य की सुरक्षा खतरे में है, या जैसे एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें, पहले बहुत ज़्यादा मीडिया में ये बात चलाई जाती थी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, लेकिन व्यवहार में अब धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगा है। ऐसी जो शर्तें आप गिना रहे हैं ना, ये शर्तें नहीं है, देखिए शर्तें शब्द का इस्तेमाल ठीक नहीं है। 1951 में ये जो अमेंडमेंट हुआ वो 2015 में आते आते बहुत डाइल्यूट हो चुका है। अब लोग इससे ज़्यादा अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो वहाँ तो कोई कानून लागू नहीं हो रहा है और लोग असहमति के नाम पर गाली गलौज कर रहे हैं कि व्यक्ति 1902 को नकार सकता है, उसकी अवहेलना कर सकता है, तो ये तो संविधान के खिलाफ तो अगर संविधान बदलिए। अगर सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे के खिलाफ गालियां दे रहे हैं, उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, लेकिन कानून तो है ना। अगर मैं जाना चाहूँ सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ कुछ छपा है तो मेरे पास कोर्ट में जाने का अधिकार तो है। अशोक जी, लॉर्ड डैनिंग ने बहुत क्लियर कहा है कि योर फ्रीडम विल एंड वेयर माई नोज विल स्टार्ट। फ्रीडम इज देयर टू स्पीच, व्हेन माई राइट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड देन इट इज ओवर। It's a very simple thing. 92 says. Very simple thing. मैं समझता हूँ कि जो आपने, मुझे लगता है कि समस्या यही है कि जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि मेरा नाक कहाँ पहुँच रहा है, जो आप कह रहे हैं, मैं किस चीज़ से आहत हूँ, या अब राष्ट्र का हित किस में है। राष्ट्र के हित अगर हम मानते हैं कि ये पूरा जो वर्तमान व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, औद्योगिकीकरण का जो तरीका है, शहरीकरण का जो तरीका है, किसानों के प्रति जो व्यवहार हो रहा है, आदिवासियों के प्रति व्यवहार हो रहा है, दलितों के प्रति जो व्यवहार हो रहा है, उससे मैं अगर मैं असहमत हूँ तो उसे राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जाना चाहिए। ISI अगर एक वेबसाइट के ऊपर अपना एडवर्टाइजमेंट देता है, राष्ट्र विरोधी है नहीं है? नहीं, ISI अगर उसको भी तो राइट है अपने स्पीच बोलने का, क्योंकि कि हमारा कानून कहता है कि ISI और इफेक्ट अवर इंटीग्रिटी। ISI और एक स्टूडेंट, वो देश जहां पे स्टूडेंट जनरली जो रेस्ट्रिक्शन है वो सभी पे एप्लीकेबल है, चाहे वो ISIS हो। आप इरिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नौजवानों की बात पिंकी जी ने कही, मुझे लगता है कि वो देश जहां पे नौजवान इरिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है, वो देश मतलब इसमें मैं ना एक बहुत छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। सोच कहां से निकलेगी? इसमें क्या है कि हमारा कॉमन कॉज जिस संगठन का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उसने 66A जो है उसके खिलाफ याचिका दायर की थी, और इसमें बड़ा साफ था कि एक छोटी सी लड़की ने कह दिया कि पूरा बंबई बंद आपने कैसे करा दिया, और एक किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के, और उसके घर में आके वो थानेदार घुस गया और उसके मारपीट की, रोक टोक की। तो ये सब हो रहा है। अभी अभी एक बहुत खतरनाक चीज होकर चुकी है। गुजरात राज्य में किसी मजिस्ट्रेट साहब ने धारा 144 का प्रयोग इंटरनेट के ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि जो पट्टेदारों का जो एजिटेशन हो रहा था आरक्षण वाला, तो उसमें उन्होंने कहा कि धारा 144 नेट के ऊपर भी लागू है, इसलिए पूरी तरह से नेट को बंद कर दिया, सारे वाईफाई सारे नेट बंद। और उसमें ये बहुत खतरनाक चीज उन्होंने की, क्योंकि लोगों के लिए एक तरफ तो आप आवश्यक बना देते हैं कि इनकम टैक्स आप सिर्फ नेट पे कर सकते हैं, टिकट सिर्फ नेट पे ले सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं, सारा कुछ बंद कर दिया। तो ये एक टेंडेंसी स्टेट की है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ लोगों ने जो ठेका ले लिया है राष्ट्र का, ये ठेका मैंने उन्हें दिया नहीं, लेकिन राष्ट्र मेरा भी है। लोकतांत्रिक अधिकार जरा सी बात में एंटी नेशनल जो है 2000 सालों में असहमति सहमति के तमाम अधिकारों का प्रयोग करते हुए हुआ है, वो ऐसा लगता है कि अब आते आते थोड़ा लिमिट
या सीमित होता जा रहा है? हम इस पर चर्चा करेंगे और यहाँ छात्र छात्राओं को भी इसमें शामिल करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। इंसानियत का जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे लोकतंत्र का भी विकास हुआ, और सत्ता चलाने का सबसे बेहतर माध्यम माना जाता है कि वो लोकतंत्र है, वरना राजशाही में या दूसरी और व्यवस्थाओं में तो हिंसात्मक तरीके अपनाए ही जाते थे। हमने लोकतंत्र इसलिए अपनाया कि यहाँ पर हर इंसान का, इंडिविजुअल का अधिकार है, वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी अभिव्यक्त कर सकता है, जहाँ पर दूसरों की अभिव्यक्ति की आज़ादी में ठेस न पहुँचता हो। लेकिन इसमें सरकारों की भी तो जिम्मेदारी है। हम सरकारें इसीलिए तो चुनते हैं कि सरकार हमारे अधिकारों की रक्षा करे। सरकारें जिम्मेदारी अपनी पूरी तरह से निभा पा रही हैं? मुझे लगता है कि सरकार की भूमिका खुल के भी, जो उनके बयान हैं, जो उनके रिस्पॉन्सेज हैं, जब उनके खिलाफ या उनके नीति के खिलाफ कोई बात उठाई जाती है तो सरकार में बैठे लोग क्या बोलते हैं, कहाँ चुप रहते हैं, वो भी महत्व रखते हैं। लेकिन और भी तरीके हैं, जो ये उदाहरण तो था ही, लेकिन जैसे एनजीओज़ को, जो एनजीओ आपके जो सरकार की नीति के खिलाफ सवाल उठाते हैं, उन पे बहुत सारे परिणाम हैं। जो कॉलम लिखते हैं, मैं कॉलम लिखता हूँ, उस पे बहुत असर है, उसके जगह भी संकीर्ण हो रहे हैं। जो लोग सरकार के वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ लिखते हैं, उनको और कम जगह मिलती जा रही है, और उसमें सरकार के दबाव, वो तो आप कह सकते हैं कि वो तो अखबार तय कर रहा है, लेकिन जो सेल्फ सेंसरशिप सरकारें अखबारें कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? तो मुझे लगता है कि सरकार को वास्तविक रूप से उदार और लोकतांत्रिक होना चाहिए। नेहरू जी के वक्त के बाद ये स्थिति कम होती जा रही है। मैं चाहती हूँ यहाँ पर जो युवा हैं उनसे भी सवाल जवाब लिया जाए। मैं कहना चाहता हूँ चंद्रा जी से कि जैसे कि मैं ये तो सबसे कहूँगा कि ये कहना कि डाइसेंट को रोका नहीं जाता था, ये बिल्कुल गलत है। डाइसेंट इस कंट्री में हमेशा रहा है, उसको हर केंद्र की सरकार की ये एक रूल है कि कोई भी स्टेट हो उसको डाइसेंट को रोकेगी, क्योंकि वो प्रो स्टेट होते हैं। पर जब से ये प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आई है, यहाँ पर कालबुर्गी से लेकर सारे इंटेलेक्चुअल जो क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को विरोध करते हैं, तो उन्हीं के एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस का मर्डर कर देते हैं। तो ये तो एक मैसेज होता है। पर जब ये यूनियन मिनिस्टर ये कहकर एक किसी स्टूडेंट एक्टिविस्ट को लेबल एंटी नेशनल कर उसको रस्टिकेट करवा देता है, तो ये एक पर्टिकुलर मैसेज है कि वो डाइसेंट को तो बढ़ने नहीं देंगे, इस पर कोई दो राय नहीं है। और दूसरी चीज जो मैं चंदा जी से कहूँगा, आप स्टूडेंट एक्टिविज्म को आईएसआई से रिलेट कैसे कर सकते हैं? कि आपने यहाँ पर आईएसआई का एग्जांपल दिया, आप स्टूडेंट एक्टिविज्म को बिल्कुल रिलेट, आई एम बीइंग ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आई डू एक्टिविज्म, आप रिलेट कर रहे हैं कि आप आईएसआई से जो टेररिस्ट एफिलिएशन से करता है, आप उसको रिलेट कैसे कर सकते हैं? आप ये तो बिल्कुल ग्रॉस मतलब मिसकंसेप्शन है आपका। देखिए, जहाँ तक आईएसआईएस का सवाल है, दैट वाज इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। आई गिव द एग्जांपल, अगर एक आदमी पाकिस्तानी स्लोगन लगाना शुरू करता था, पाकिस्तान जिंदाबाद रिपब्लिक डे परेड में, तो आप क्या कहेंगे उसको कि भाई ये मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है? नो, इंटीग्रिटी इज देयर, restriction he told, Mr. Tandon told ki what are the restriction, madam also told what are the restrictions. So in that context I told the example, and your student problem is a separate problem, for which he was discussing. बट आप ये जो मैंने पहले कहा कि आप जब एक यूनियन मिनिस्टर पर्टिकुलरली एक केस में इन्वॉल्व होकर जो कह रहा है, तो आप ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट मैसेज नहीं दे रही है अक्रॉस डाइसेंटर्स कि भाई तुम डाइसेंट करोगे तो हम एक्शन लेंगे और आपको एंटी नेशनल का मतलब। आप देखिए, आप एक स्टूडेंट एक्टिविज्म कर रहा है, अभी एबीपी के लोग, इनका सवाल ये है कि स्टूडेंट एक्टिविज्म को भी आप एंटी नेशनल कह रहे हैं और आईएसआई के एडवर्टाइजमेंट को भी आप एंटी नेशनल कह रहे हैं। both are quite different. चिंता इनकी ये है। Both are quite different. ISIS was in the context of the integrity, to maintain the integrity and unity of the nation. Student agitation is a different thing. That is not anti-national. No, मैं इसमें एक बात कह दूं, Not at all. जैसे Not at all. That is a freedom of expression. ये जो ISIS वाली बात ये कह रहे हैं, सारी दुनिया में है। अभी जो है राष्ट्रपति ओबामा ने, उन्होंने नाम नहीं लिया डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन उनके संदर्भ में ही वो कह रहे थे कि यदि आप एक धर्म के बारे में घृणा फैलाते हैं तो आप सारे धर्मों के बारे में घृणा फैला रहे हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो सचमुच घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं और कुछ हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। भाई हमारे यहाँ अभी तालिबान बने नहीं है, लेकिन बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि अगर ISIS का प्रचार कहीं पे होगा तो उसको एंटी नेशनल माना जाएगा। लेकिन मैं अंत में ये जरूर कह दूं साथ में कि ये जो एक हवा चली हुई है कि हर चीज को एंटी नेशनल कह के रुकवा देने की कोशिश, ये ठीक नहीं है, किसी के लिए ठीक नहीं है, उन लोगों के लिए भी ठीक नहीं है जो कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली होगा ये कि अगर प्रजातंत्र ही खतरे में पड़ेगा तो फिर तो ये इस तरह की व्यवस्था चल ही नहीं पाएगी। जी, अगला और जहाँ तक स्टूडेंट एजुकेशन का सवाल है, दिस इज अ राइट ऑफ द स्टूडेंट्स।
आज मुझे बता दीजिएगा कोई भी पॉलिटिकल लीडर खड़ा है या हम लोग खड़े हैं, हमने स्टूडेंट लाइफ में क्या नारे नहीं लगाए थे? तो फिर इसीलिए तो पूछ रहे हो और बच्चा या कि जैसे कैसे आपके हमें आज फाइनेंस anti-national मिनिस्टर कहा जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर वो तो प्रेसिडेंट थे, या दिल्ली के प्रेसिडेंट थे, लालू जी वहां प्रेसिडेंट थे। तो ऐसा कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जिसने अपने नारे नहीं लगाए होंगे अपने यूथ टाइम में? तो दिस इज ए तो याद है उनको, यही तो सवाल है कि तब तो आप अभी लगाइए, आराम से लगाइए। तो यही तो सवाल है। अगला सवाल है। दूसरे सवाल। नहीं, सवाल इसी पे ही है सर कि अगर हम अब नारे लगाते हैं तो स्टेट हमें क्यों रिप्रेस करती है, स्टेट मशीनरी का क्यों यूज़ होता है? जब हम ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट, जब हम फी हाइक पे लड़ते हैं, जब हम स्कॉलरशिप पे लड़ते हैं जो कि बंद करवा दी गई थी, जब हम उस पे लड़ते हैं तो क्यों हज़ारों स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज होता है, वाटर कैनन होता है? वाटर कैनन करने वाली पुलिस होती है, पुलिस को सरकार ऑर्डर देती है। क्या सरकार हमारे डाइसन को रोक नहीं रही है? क्या सरकार अपनी स्टेट मशीनरी यूज़ नहीं कर रही हमारे खिलाफ? देखिए उस प्रॉब्लम का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जहाँ टंडन साहब जवाब देंगे। टंडन साहब बताएंगे। नहीं, अगर वायलेंस होगा वो तो violence ऑब्वियसली ये आईपीसी आएगी, केस रजिस्टर होंगे। हम लोगों में स्टूडेंट यूनियन में जब हम स्टूडेंट थे, एक्टिव थे, जब हमने कभी पत्थर मारा तो हम पर केस चलते थे। तो इन दोनों चीजों को आपको देखना होगा। पीसफुल लेकिन तब कभी नहीं कहा जाता था लेजिटिमेट राइट, तब कभी नहीं स्टूडेंट प्रोटेस्ट को तब कभी नहीं एंटी नेशनल कहा मैडम जाता तब मीडिया था ही नहीं, ये तो सब मीडिया का खेल है। देखिए मीडिया ने नहीं कहा है कि एंटी नेशनल प्रोटेस्ट है। नहीं, देखिए अमृता जी, अगर ये सारी बहस केवल एक इंसिडेंट पर है, देन आई एम सॉरी, हम एक वाइडर कैनवास पर डिबेट नहीं कर रहे। घूम फिर पर बात एक ही स्टूडेंट पर आ रही है। क्या मकसद? नहीं, सुनिए प्लीज, अगर इस सारी बहस का मतलब सिर्फ एक ही स्टूडेंट के इंसिडेंट पर है तो बार बार हम फिर उसी पर क्यों आ रहे हैं? क्या देश में बाकी जगह पर स्टूडेंट्स को उनके एजुटेशन को एंटी नेशनल कहा गया? नहीं, एक ही स्टूडेंट के मामले पर इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में एक कोई लेक्चर देने के लिए गए थे वरिष्ठ पत्रकार और उनको कहा ये एंटी नेशनल है। लेकिन उसकी रेमेडी है, कानून में रेमेडी है। एंटी नेशनल करा दिया गया, साहित्यकारों ने किया, उन्हें भी कहा गया कि ये लोग कोर्ट में जा सकते हैं। उसी तरह से एनजीओस को मुझे कोई एंटी नेशनल कहता है तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ। इसी उदाहरण का मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा अगर कोई मुझे एंटी नेशनल कहता है। सिंपल बात तो यहाँ पे आ गई ना कि रिस्ट्रिक्शन एंटी नेशनल होने पे लगाई हुई है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। आप एंटी नेशनल का दायरा बढ़ा रहे हैं, उसका मखौल बना रहे हैं। कौन बढ़ा रहा है? कोर्ट्स ने नहीं बढ़ाया, कानून ने नहीं बढ़ाया। 92 रिमेन्स द सेम। 92 कहाँ बदला है? अब मेरी बात तो सुनिए, आप दायरा बढ़ा रहे हैं, कानून ने दायरा नहीं बढ़ाया। कानून की बात ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं होगी? रूल ऑफ लॉ चलेगा ना इस देश में। सरकार की बात हो रही है। देखिए यहाँ कुछ लोग रूल ऑफ लॉ को भी डिफाइन करने की बात कर रहे हैं। मिनिस्टर्स टर्म्स यूज कर रहे हैं एंटी नेशनल। तो देयर कैन बी केस अगेंस्ट द मिनिस्टर। देयर मे बी केस, देयर कैन आल्सो बी क्रिटिसिज्म ऑफ दैट गवर्नमेंट। दैट इज व्हाट वी डू। क्रिटिसिज्म सुनिए तो सही, आप पूरी बात तो सुनिए जो कहा जा रहा है। Don't preach that there is no rule of law in this country. If there will be no rule of law, then there will be anarchy. देखिए मैं इस छात्र के इस छात्रा का जो सवाल है उसमें स्पेसिफिकली मैं इतना जरूर कह दूं say that we should defy rule of law. The point is, देखिए इस बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल जो है इनका। But let me just finish Vipul, क्योंकि जो बात मैं कह रहा हूँ आपको पसंद ना आए, आपका हक है, पर मेरे को बात कहने की पूरी हक है। और वो बात मुझे भी आपको भी, अगर कोई मिनिस्टर मुझे इंटरनेशनल कहता है मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं सुसाइड नहीं करूंगा। कोर्ट में जाइए, पर बात तो सुन लीजिए। बात तो सिंपल है, बात कहने की हक ये है कि जब सरकार एक पक्ष ले रही है इस डिबेट में तो मामला इवन नहीं है, सिंपल बात नहीं है। एक इंडिविजुअल सिटीजन और एक तरफ पूरी सरकार जहां पे बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, इसमें कोई इवननेस नहीं है, इसमें जस्टिस की पॉसिबिलिटी नहीं है। सरकार डायरेक्टली इंटरवीन करके जो भी उनके पॉलिटिकल विरोधी हैं उन पे ये धब्बा लगा रही है एंटी नेशनल का, और इसको यूज कर रही है सप्रेस करने के लिए। ये बात भी बस छोटी सी बात है, ये है कि पहली सरकारें भी जो आती रही हैं ना, वो दूध की धुली नहीं है। हमें याद रखना है, उन्होंने भी छात्रों के ऊपर इंडिया गेट पे कैनन चलाए हैं और उन्होंने भी लाठी चलाई है। तो जब सत्ता में आते हैं तो उदारतावाद को भूल जाते हैं। हाँ। और ये उदारतावाद की ही रक्षा करनी है हमें, लिबरलिज्म को बचाना है इनसे भी और उनसे भी। भूलना चाहिए कि सलमान रश्दी, वेंडी डॉनिगर, इन तमाम लोगों की किताबों को बैन किया गया और यहाँ तक कि सलमान रश्दी को तो बहुत सालों तक आने नहीं दिया गया। चीज कहूंगा, क्योंकि ये पहले हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पीछे जाके nobody justifying कि होना चाहिए। अगला सवाल कौन करना चाहता है?
सोशल मीडिया पे जब हम अपना राइट टू डाइसेंट करते हैं तो वी आर ऑल फ्री कि हम सोशल मीडिया पे जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर ब्रिगेड है एक आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला, उन्होंने ऐसा माहौल बना रखा है कि हम नहीं कह सकते हैं। और भाई कई तरह के थ्रेट्स आते हैं, रेप थ्रेट्स आते हैं, और कई तरह की चिट्ठियाँ लिखी जाती है JNU स्टूडेंट वाइस प्रेसिडेंट को, और कई सारे ऐसे माहौल है जहाँ हम डाइसेंट नहीं कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जबकि हमारे पास पूरा राइट है वहाँ पे डाइसेंट करने का। सोशल मीडिया को कैसे हैंडल किया जाएगा? मतलब अगर सोशल मीडिया पर भी अपनी बात लिखने तक की भी आज़ादी नहीं है तो फिर बोलने और विरोध करने की बात ही छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल बोलिए, आपको थ्रेट आती है, आप पुलिस के अंदर FIR लॉन्च कराइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप अपना कंटिन्यू रखिए उस सोशल मीडिया पे। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पुलिस बहुत खुले दिल से इंतजार कर रही है कि नौजवान आए और वो अपना सारा काम रोक के उनके लिए पहुंच जाएंगे और स्मृति ईरानी को जेल में बंद कर देंगे। ऐसा होने रोहित अगर थाने में जाते अपने 2 केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ तो पूरा पुलिस उनके पक्ष में खड़ा होता है। आप ऐसे बात कर रहे हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पूर्ण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। हम जैसे कि 19(1) और 19(2) की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 19(1) एक अधिकार है और 19(2) एक जिम्मेदारी है। हम अधिकार मांगने तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम जिम्मेदारी मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है। बहुत अच्छा जवाब भी दे दिया आपने साहब। आपने खुद ही जवाब दिया है, बहुत ही अच्छा है। अपनी सारी बहस को आपने समझ लिया। जो उदारतावाद की जो परिभाषा है उसके अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है और उसके अंदर समानता भी है। दोनों चीज़ों को मिला के अगर समानता नहीं होगी तो वो लिबरलिज्म नहीं हो सकता। तो लिबरलिज्म की रक्षा करनी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जो भी सरकारें हैं जहां भी हैं वो सबकी कोशिश ये है, जो भी प्रशासन है, पुलिस है, सबकी कोशिश ये है किसी तरह से दबाया जाए। आप देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि धारा 144 के ऊपर ये एक अजीब तरह की नई व्यवस्था पैदा हो गई कि आप जहां पे आपका अधिकार नहीं है वहां पे भी आप अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात ये सच है कि हम सारे नागरिकों का ये दायित्व है कि हम लगातार आवाजें उठाएं और हल्ला मचाएं इसके खिलाफ। जी, और शायद इसी तरफ इशारा राष्ट्रपति जी भी कर रहे हैं। अगला सवाल क्वेश्चन विद हर्षमंदर सर। जी, वी हैव 3 लेजिस्लेशन सिंस द इंडिपेंडेंस। एक हमारे पास आर्टिकल 17 है, एक सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है, एक सिविल एट्रोसिटीज प्रोटेक्शन एक्ट है। इसके बावजूद भी वी आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट। ओके, एंड सेकेंड थिंग दैट यू पीपल आर जस्ट पॉइंटिंग आउट कि एक सेंट्रल मिनिस्टर ने एक लेटर लिखा। बिफोर द सेंट्रल मिनिस्टर ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑल्सो। ही हैज़ द राइट टू write a letter to a minister. We have also a right to write a letter to the minister. Will it not be the counterproductive for the administration कि एक स्टूडेंट के सुसाइड के कारण हमें इतना चीज़ सोचना पड़ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ विल नॉट बी एबल टू टेक अ काउंटर प्रोडक्टिव मेजर अगेंस्ट द इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स। एक इतना पॉलिटिसाइज हम लोग हर चीज़ को कर दे रहे हैं कि वेदर वी विल बी एबल टू टेक द डिसीजंस इन द फ्यूचर और नॉट। ये गवर्नमेंट के सामने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। देखिए, एक महिला का रेप हुआ था बहुत बुरी तरह से और देश को किसी तरह से वो छुआ और हमने बहुत सारे लाखों महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर विचार करने के लिए देश के लोग, देश की सरकार, देश के न्यायालय मजबूर हुए और हमने कुछ सुधार करने की कोशिश की। रोहित का जो सुसाइड है और उन्होंने जो पत्र लिखा जाते समय उसने और जिन परिस्थितियों में वो हुआ था उसने याद कराया हमें कि यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां नौजवानों को इरिस्पॉन्सिबल होने का हक होना चाहिए। जो कौन तय करेगा? गैर जिम्मेदार होने का हक है, उस उम्र में कम से कम है। वो कहें कि मैं माओ की सपना को पूरा करना चाहता हूँ, अम्बेडकर के सपना को करना चाहता हूँ, मुझे ये गलत है, ये सही है। जब तक वो नौजवान अपने आप को इतना दायरे में मान रहा है और उसको रस्टिकेट किया जा रहा है, और वो इशू इसलिए हुआ क्योंकि उसने क्या किया था। उसने कहा था कि मुजफ्फर दलित लड़का था लेकिन मुसलमानों पे जो हिंसा हुआ है उस बार उठाई जा चुकी है, उससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल ये है कि अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है, हाँ पूछ लीजिए। बात सब अपने अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं तो मैं मीडिया पे सवाल करना चाहूँगी कि आज के समय में अगर कोई भी एक छोटी सी बात होती है तो पूरी सारी मीडिया जो भी है हमारी वो उसी बात पे क्यों फोकस करती है। मतलब अगर आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो आप एक ही बात को क्यों अभिव्यक्त कर रहे हो? उसके अलावा काफ़ी सारी बातें होती हैं
जिसको भी आपको दिखाना चाहिए, ये बताना चाहिए। काफ़ी सारी न्यूज़ होती है जो हमें बतानी चाहिए, दिखानी चाहिए, बट उन सबको किनारे रखकर आप क्या ऐसा नहीं लगता है कि कोई एक घटना जो समाज पर बहुत व्यापक असर करती है उसे थोड़ा और व्यापक तरीके से दिखाया जाए? हरतोष, देखिए, बात इतनी है कि जहाँ पे अभिव्यक्ति का रोक आता है, मीडिया की रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। आज सरकार चाहती है एक जगह रोक लगा दिया, हम हट के कुछ और चीज़ों पे रिपोर्ट करें, कल सरकार को वो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। अगर हम पहली लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो अभिव्यक्ति फिर रह नहीं जाती है हमारे पास। वो लड़ाई लड़नी ज़रूरी है। अब आप देखें, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही केस रिपोर्ट हो रहा है। कम से कम, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइम टाइम टेलीविज़न का फोकस क्या है, पर आप अखबार तो उठा लीजिए, मैगजीन्स उठा लीजिए, देखिए, ऐसा तो नहीं है कि खबर पे रिपोर्टाज बंद हो गई है और काफ़ी चीज़ों को एम्फसाइज किया जा रहा है। इस केस की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि आप भी इस केस पे रिएक्ट कर रहे हैं, हमें भी लगता है इस केस में कुछ इंपॉर्टेंस है, सेंट्रल मिनिस्टर्स को लग रहा है इसमें इंपॉर्टेंस है, सब लोगों को लग रहा है। तो एक नेचुरल सोर्स ऑफ न्यूज़ ये है, उसको अगर हम छोड़ के हट जाएं तो ये फिर मीडिया का रोल ही नहीं रह जाता। एक मीडिया के प्रतिनिधि के रूप में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये बात सच है कि ये सिर्फ मीडिया ने नहीं उछाला। उसमें पहले पता लगा राहुल गांधी चले गए वहां पे, उसके बाद एक के बाद एक बड़े से बड़े नेता वहां जा रहे हैं, तो क्या मीडिया रिपोर्ट करे या ना करे? उसके बाद एक से एक बड़े गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहे हैं रूलिंग पार्टी की तरफ से कि वो तो ये है ही नहीं, ये तो ये भी गलत है, वो भी गलत है। तो ये लगातार मुद्दा बनता गया। तो ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ मीडिया जनित मुद्दा है, मेरे ख्याल से एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारा वक्त खत्म हो रहा है। एक आखिरी सवाल मैं आप सब लोगों से जानना चाहती हूँ कि ये तो स्पष्ट है बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारी इस चर्चा के बाद कि कहीं ना कहीं राइट टू डिसेंट पर खतरे हैं। कौन डरता है? देखिए, एक बच्चे ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये खतरे आज नहीं पैदा हुए हैं। हाँ। ये जहां जहां लोकतंत्र है, जब जब लोकतंत्र आएगा खतरे होंगे, और खतरों का सामना करने के लिए ही हम सब लोग खड़े होते हैं। मीडिया भी यही रोल करता है। और उसका बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन है रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाहर जाकर आप खतरों को निपटने की कोशिश करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। मेरा कहना है, खतरे लोकतंत्र पर कब नहीं हुए? इमरजेंसी लगी इस देश में, क्या क्या नहीं हुआ है पिछले 65 साल में, 70। लेकिन आज खतरे बढ़ रहे हैं। ये कहना मुझे लगता है थोड़ा सा कि इस डिबेट को फिर से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि खतरे हमेशा और आने वाले समय में भी रहेंगे। कहाँ लोकतंत्र में खतरा नहीं? तो अभी हम राज्यों में तो गए ही नहीं। राज्यों में भी हमारे देश में लोकतंत्र है, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ पर तो हम बहस करते ही नहीं। मीडिया की जिम्मेदारी हम तो कुल मिलाकर लोकतंत्र पर खतरे रहेंगे, सबसे बड़ा उसका मुकाबला हम सब मिलकर करेंगे। देश की जनता करेगी, मीडिया भी करेगा और नौजवान पीढ़ी भी करेगी। उसके लिए राष्ट्रपति ने कहा है कि लेट अस कंटिन्यू टू डिमांड डिसेंट एंड इवन रिवोल्ट, लेकिन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द जी। टंडन साहब, इसमें यह भी बात है कि आप मतलब जो जिस सरकार को डिफेंड करता है थोड़ी देर के लिए रुक जाए और ये कहे कि देखिए, प्रजातंत्र सबसे ज्यादा मजबूत तब होगा जब विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, जबकि अंदर का आदमी खुलेआम ये कह सके कि यहाँ पे धांधली हो रही है, इस देश में बहुत धांधलियां हो रही हैं। तब आएगा जबकि सूचना के अधिकार को और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है लगातार। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी सरकार कर रही है, आपकी सरकार कर रही है, उस सरकार ने भी कोशिश की, इस सरकार ने भी कोशिश की। विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन के ऊपर पूरी संसद में से कोई लोग ऐसे नहीं है जो खड़े होकर कहें कि इस देश को इसकी जरूरत है। इसी तरह से सूचना का अधिकार है, इसी तरह से जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के ऊपर हम लोगों को विचार करना है कि कैसे उसको बढ़ाना है। उसको हम एक तरफ अगर लोकतंत्र को मजबूत नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। डर रहा है इन तमाम अधिकारों से? डर किसको लगता है? डर हमें यह है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी करते रहो, सवाल उठाते रहो। चंद्रा साहब, कैसे रक्षा होगी? कोर्ट इज देयर at the last at the last court is there and law is there, rule of law। देखिए, हर सरकार डिसेंट से डरती है, हर सरकार कोशिश करती है, ये सरकार भी कोशिश कर रही है। फर्क इतना होता है कि जब मेजॉरिटी आपके पास ज़्यादा होती है तो आपकी कोशिशें उतनी सशक्त हो जाती हैं। इट इज़ आवर जॉब। टंडन साहब कह रहे हैं पॉलिटिसाइज हो रहा है। पॉलिटिक्स इज द वेरी बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिसाइज होना चाहिए। पॉलिटिक्स के बिना डेमोक्रेसी कैसे चलेगी? और चाहे कोर्ट्स हों चाहे मीडिया हो, द ओनली वे टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ डिसेंट इज कि हम चुप ना हों, बोलते रहें, क्रिटिसाइज करते रहें, क्रिटिसिज्म उठा के रखें, सामने आके बोलें कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। लेकिन क्या सिर्फ इससे रक्षा हो जाएगी? बार बार ये चंद्रा साहब ये कह रहे हैं कि राइट टू डिसेंट की अगर रक्षा करनी है तो कोर्ट जाइए।
क्या सिर्फ कोर्ट और अदालतें इसकी रक्षा करेंगी या फिर और भी करेंगी? क्रिटिसिज्म तो जनरली बर्दाश्त नहीं होता किसी को भी। नहीं, जनरली बहुत कम लोगों को बर्दाश्त होता है और वो हेल्दी क्रिटिसिज्म तभी बर्दाश्त होता है। मैंने नहीं देखा कि अच्छा, दूसरा जहां इसका वायलेशन हो रहा है, डिसेंटिंग ओपिनियन आई है या काउंटर प्रोडक्टिविटी आई है, अगर आपको बर्दाश्त नहीं है या तो आप उसको देख लीजिएगा मेजोरिटी के लेवल पर जो भी अपने लेवल पे है, और नहीं तो लास्ट में आपको मैंने बताया कि भाई ये रूल ऑफ लॉ इज देयर, वी शुड गो। बट आई एम सेइंग सिविल सोसाइटी के अंदर मैंने कभी इतने सालों में इतना डर नहीं देखा है कि लोग बहुत चिंतित हैं कि मैं बोलूं तो मेरा फंडिंग रुक जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। मुझे लगता है कि भक्तों को भी सवाल पूछने चाहिए, बाकी लोग सवाल नहीं पूछते। हर आदमी को चाटुकारी तो पसंद है, क्रिटिसिज्म नहीं। जितने भी हमारे मेहमान हैं और जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं, युवा हैं, उनके तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं, ये सवाल उठाने अगर जारी रहे तो जो हमारा अधिकार है वो बरकरार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए।